नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था जहाँ एक तरफ स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया से बातें कर रही थी और उससे बातें करने के बाद अब स्वाति एक फैसला लेती है कि अब उसे ही उस ब्लैक पैलेस में जाना होगा और वहाँ जाने के बाद उसे पता करना होगा कि आखिर ऐसा वहाँ पर क्या है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देवराज गुलेरिया के मन में अब यहाँ पर अचानक से कुछ आता है और वो अब एक यहाँ पर शैतानी स्माइल हंसता है, मानो अब उसे पता चल गया हो कि आखिर उसे स्वाति, करण, अंजलि और राजीव ये कहाँ पर मिल सकते हैं। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में राजमहल में यहाँ पर आलिशा अब तक बड़ी रानी माँ के कमरे में चली जाती है। वो जैसे ही वहाँ पर उसे पुकारती है तो बड़ी रानी अब जैसे ही अपने सामने आलिशा को देखती है तो वो उसे जोर का हक कर लेती है। इधर दोनों की ही आंखों में एक नमी थी, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रही थी। इधर कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को हक करते हुए ही खड़ी रहती हैं और उसके बाद अब वो यहाँ पर अलग होते हुए बड़ी रानी अब आलिशा के माथे पर एक किस करते हुए ही कहती है, कैसी है हमारी बच्ची। इधर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, हम ठीक है रानी माँ, बस हमें आपकी बहुत ही याद आती है। बहुत समय हो गया था आपको देखे हुए, इसलिए सोचा कि एक बार अपनी आंखों से अपनी रानी माँ को देख लेती हूँ और साथ के साथ अपनी बेटी को भी। और ये कहते हुए ही कवि आलिशा बेड पर जाकर बैठ जाती हैं। तो वहीं आलिशा को इस तरह से बैठता हुआ देखकर बड़ी रानी भी अब उनके बगल में ही जाकर बैठ जाती हैं और कहते हैं, हमें किंग के भाई के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। इस बात पर अब आलिशा कहती है, हम सच कहें रानी माँ, बुरा तो हमें भी लग रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, वो कौन था आलिशा जिसने अंजलि के ऊपर अटैक किया था, क्या आप इसके बारे में जानती हैं। बड़ी रानी की इस बात को सुनने के बाद अब कवि आलिशा कहती है, हम उनका चेहरा तो नहीं देख पाए रानी माँ कि आखिर वो कौन था, लेकिन हाँ जितना हमें लगता है वो शायद देवराज गुलेरिया थे। देवराज गुलेरिया। इधर आलिशा के मुंह से ये नाम सुनते ही अब बड़ी रानी के चेहरे के एक्सप्रेशन से एकदम से ही बदल जाते हैं और वो जहाँ एक तरफ अपनी जगह बैठी थी अब वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती हैं और अब वो अचानक से कहती है, आलिशा आपके होते हुए वो इंसान अब तक जिंदा कैसे है। अरे उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था ना। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सोचती थी कि आपने उसे अब तक ख़त्म कर दिया होगा। इधर ये सुनते ही अब आलिशा कहती है, देखो रानी माँ, उसकी मौत तो निश्चित है, ऐसा तो ज़रूर होगा माँ, आप देखिएगा। और उस शख्स की मौत वैसे ही लिखी हुई है जैसे नानी माँ ने तय की थी। इस बात पर बड़ी रानी कहती है, हमारी माँ की मौत को काफ़ी साल हो गए हैं आलिशा, और उनको तकलीफ़ देने वाला अब तक जिंदा है। ये हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हमारी रानी माँ को बहुत सारी तकलीफ़ दी थी और इसलिए उसे तो मर जाना चाहिए। जब मैं उस शख्स का नाम भी सुनती हूँ तो मैं बता नहीं सकती, मेरे तन बदन में ऐसे आग लग जाती है जैसे मैं भी उसे अपने हाथों से ख़त्म कर दूँ। रानी माँ की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, हम उन्हें मार ही देते रानी माँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये तो आप भी जानती हैं कि हम किसी से भी नहीं डरते और हम अपने आप में इतने कुशल हैं, लेकिन पता नहीं उनके पास वो इतना खतरनाक जहर उनके पास कहाँ से आया। मुझे बस ये बात समझ भी नहीं आई। ये बात तो सच कहें तो हमारी समझ से भी बाहर है, क्योंकि जो जहर उनके पास था वो बहुत ही खतरनाक था रानी माँ। अब आलिशा की ये बात सुन अब यहाँ पर ये सुनते ही बड़ी रानी माँ कहती हैं,
क्या क्या कह रही हो तुम? तो भी यहाँ पर आलिशा कहती है, माँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। आलिशा की ये बात जब बड़ी रानी ने सुनी तो अब आलिशा की आंखों में देखकर कहती है, आप पहले हमें एक बात बताइए आलिशा, आपको ज़्यादा बुरा किस बात का लगा है? क्या आपके मन में राहुल के लिए कोई फीलिंग्स है क्या बेटा? देखिए मैं आपकी रानी माँ हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी मत छिपाइएगा। क्या क्या सच में आप राहुल के लिए कुछ सोचती थी? इधर अपनी माँ का ये सवाल सुनकर अब रानी आलिशा कहती है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है रानी माँ, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हमें तो बस इंसानियत के नाते किंग के भाई की चिंता हो रही है, हमारी वजह से वो आज इस हालत में हैं, क्योंकि अगर वो हमें नहीं बचाता तो शायद उनके साथ ये सब नहीं होता। बस इसीलिए हम उनके लिए परेशान हैं। आलिशा की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, अगर आपकी बात सही है आलिशा, तो हम भी इस बात को नहीं बढ़ाएंगे। आप यहीं पर रुकिए, हम बस आपके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, क्योंकि मेरी बच्ची को भूख लगी होगी ना। बड़ी रानी की इस बात पर अब आलिशा कहती है, हाँ लगी तो है, लेकिन रानी माँ लतिका को भी यहीं पर ही ले आइएगा। वो क्या है ना, वो अपने कमरे में है, हम अभी बस उसी से ही मिलकर आए हैं। आज हम तीनों पहले की तरह ही एक साथ ही ब्रेकफास्ट करेंगे। अब यहाँ पर आलिशा की इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, सच में वो भी जब हम दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करेगी तो सच में बहुत ही खुश हो जाएगी। उस बच्ची ने भी बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है। और ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो वहीं एक तरफ जहाँ बड़ी रानी ब्रेकफास्ट के लिए सर्वेंट को बोलने के लिए जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर अपना पूरा मन पक्की तरह से बना लिया था कि आज वो ब्लैक पैलेस के राज को जरूर पता लगा कर रहेगी, क्योंकि वो कई बार बातों में सुन चुकी थी इस पैलेस के बारे में। लेकिन इस पैलेस में आखिर ऐसा क्या है, ये सवाल उसे अंदर ही अंदर कौंध रहे थे। इसलिए वो यहाँ पर करण गुलेरिया से कहती है, करण तुम मुझे ये बताओ कि तुम ब्लैक पैलेस में गए हो ना, मेरा मतलब है कि तुम्हें कुछ तो पता ही होगा ना उस पैलेस के बारे में। इधर स्वाति के मुंह से फिर से इस ब्लैक पैलेस का नाम की ये बात निकली ही थी कि तभी अब करण गुलेरिया अब अपने उसी दिन के ख्यालों में चले जाते हैं जब वो आलिशा, राहुल, धीरज और अंजलि मामी के साथ रेखा मूर्ति के पैलेस में रहते थे। क्योंकि एक बार जब राहुल के घर पर हमला हो गया था, उसके बाद से करण गुलेरिया आलिशा और राहुल को भी रेखा मूर्ति के पैलेस में ही ले आए थे। और यहाँ आने के बाद अब वो यहाँ पर एक बार आलिशा से कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए आलिशा, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहना है। हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो। इधर करण की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, करण आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? आप इस तरह से चिंता मत कीजिए, हम में से कोई कहीं भी नहीं जा रहा है, और वैसे भी यहाँ पर तो हम सब सुरक्षित है ना, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब अपने मन में कहते हैं, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि मैंने पापा को लंदन में देखा है। पापा अगर लंदन में आए हैं तो यहाँ पर हमारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनका लंदन में होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ करण गुलेरिया अभी अपनी सोच में ही थे, जो अभी अपने पापा के बारे में सोच रहे थे कि तभी अब उनका फ़ोन बजने लगता है। इधर करण गुलेरिया के कानों में जैसे ही अपने फ़ोन की आवाज़ आती है तो वो अब अपनी सेंस में आते हैं और वो अब अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकाल कर देखते हैं तो उनके फ़ोन की स्क्रीन पर यहाँ पर धनंजय का फ़ोन आ रहा था। और वो वहाँ पर अब धनंजय के नंबर को देखकर वो वहाँ पर मौजूद सभी को एक्सक्यूज़ मी कहते हुए अब एक साइड चले जाते हैं और वो अब अपने फ़ोन को उठाकर कहते हैं, हाँ धनंजय बोलो, सब ठीक तो है ना, किस लिए याद किया? करण की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, क्या तुम पेरिस आ सकते हो करण? वो क्या है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
धनंजय की इस बात पर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, क्या बात है धनंजय, इतनी इतनी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो तुम मुझे फ़ोन पर नहीं बता सकते हो? क्या मुझे पेरिस में ही आना पड़ेगा उस बात को जानने के लिए? करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो देखो करण, अगर मैं अगर फ़ोन पर बात हो सकती तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देता, लेकिन सच कहूँ तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन पर कुछ भी नहीं बता सकता। इसलिए ही तो मैं तुम्हें यहाँ पर पेरिस में बुला रहा हूँ। धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है धनंजय, तो फिर मैं पेरिस ही आता हूँ। और ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो अब यहाँ पर उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब अपनी एक गहरी सोच में ही सोचते हैं और वो जैसे ही अब कुछ देर के बाद पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर आलिशा खड़ी हुई थी। करण को अंदाजा नहीं था कि आलिशा यहाँ पर काफी समय से उन्हें ही देख रही थी। उधर आलिशा को अपने सामने देखकर अब करण गुलेरिया एकदम से ही चौंक जाते हैं और उसे देखकर अब करण गुलेरिया के आलिशा से कहते हैं, बेटा आप यहाँ पर। इधर करण की इस बात पर अब आलिशा कहती है, वो हमने आपके फ़ोन पर बड़े मामा जी का नाम देख लिया था। वाह, क्या आप प्लीज़ मुझे बताइए, वहाँ राजमहल में सब ठीक तो है ना? क्या कह रहे थे मामा जी? आलिशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ बेटा। वो क्या कह रहे थे ये तो मुझे भी अभी नहीं पता, क्योंकि उन्हें मुझे पेरिस के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द पेरिस के लिए निकलना होगा। शायद कुछ ज़रूरी ही होगा, इसलिए ही वो मुझे वहाँ पर बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अब क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से संभाल सकती हैं, इसलिए यहाँ की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर। और हाँ, मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ कि पापा, मेरा मतलब है कि देवराज गुलेरिया यहाँ लंदन में ही है, क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ पर लंदन में देखा है। और अगर वो यहाँ पर लंदन में है तो हमें अब और भी केयरफुल होना होगा। और इवन क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, इसलिए मैं बस तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम्हें काफ़ी केयरफुल होना होगा। तुम्हारी नज़र चारों तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाना होगा। ये हम सब की ज़िंदगी का सवाल है। अगर धनंजय मुझे इस तरह से नहीं बुलाता तो शायद मैं अभी बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर सबकी सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी है। करण की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम है ना यहाँ पर हमारे ख्याल से मामा जी को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए यहाँ पर हम ही काफ़ी हैं। हम सब संभाल लेंगे, चाहे फिर वो देवराज गुलेरिया हो या फिर कोई और। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। आलिशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, बस मुझे तुमसे यही उम्मीद है। लेकिन हाँ आलिशा, इस बात का ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। एनीवे ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। और ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया अब यहाँ पर अपने कमरे में चले जाते हैं। और अब अपने कमरे में जाने के बाद वो जल्दी से एक बैग को उठाकर और अपने कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ को अब पैक करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर में जैसे ही वो यहाँ पर अपने सामान को पैक करने के बाद आते हैं, तो कुछ ही देर के बाद अब वो यहाँ पर एक चॉपर में बैठकर सीधा ही पेरिस के लिए निकल जाते हैं। करण गुलेरिया को बस जल्द से जल्द पेरिस पहुंचना था, इसलिए कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद वो जैसे ही इधर पेरिस में राजमहल में आते हैं, तो सबसे पहले वो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं, क्योंकि ये सब के लिए ज़रूरी था। जो भी राजमहल में इंटर हो रहा था, इसलिए सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद वो जैसे भी यहाँ पर राजमहल के अंदर अपने कदमों को रखते हैं, तो यहाँ पर उनकी नज़र सामने हॉल पर बैठी हुई स्वाति मल्होत्रा पर जाती है। स्वाति मल्होत्रा को वहां पर राजमहल में देखकर करण गुलेरिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन जब वो यहाँ पर स्वाति के चेहरे को देखते हैं, तो उन्हें उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया एक पल के लिए काफी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो स्वाति इस तरह से यहाँ पर ऐसे बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वाति किसी चीज को लेकर काफी परेशान है। और यही सब सोचकर ही करण गुलेरिया बिना वक्त जाया करे जल्दी से उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं,
क्या हुआ है स्वाति, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से यहाँ पर? इधर करण की इस बात को सुनकर स्वाति मल्होत्रा अब करण की तरफ देखती है और कहती है, करण लक्ष्य मल्होत्रा हाउस से गायब है। लक्ष्य का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इधर ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो स्वाति? आखिर लक्ष्य कहाँ जा सकता है, और वो भी मल्होत्रा हाउस से गायब? इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ करण, क्योंकि मुझे माँ का फ़ोन आया था और माँ ने मुझे बताया था कि मल्होत्रा हाउस में कुछ लोग घुस गए थे और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन लोगों ने माँ, भाई और उनके साथ साथ सभी लोगों को वहाँ पे होस्टेज बना कर रखा हुआ था। और इन सभी में क्योंकि प्रत्युष दीवान और करिश्मा वो सब भी वहीं पर ही उन लोगों के साथ होस्टेज बने हुए थे, तो उन सभी में प्रत्युष दीवान की मौत हो गई, क्योंकि उनमें से एक आदमी ने जिन्हें इन्हें होस्टेज बनाया था, उन्होंने इन सब के सामने ही प्रत्युष दीवान को गोली मार दी, जिसके कारण उन्होंने वहीं पर ही अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब स्वाति की बगल में आकर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं, स्वाति ही मत रखो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अभी लक्ष्य और उस बच्ची करिश्मा के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि श्वेता की तो नई शादी हुई थी और अभी लक्ष्य गायब हो गया, और साथ के साथ करिश्मा जिसने अभी हाल ही में अपनी माँ को खोया है और अभी अपने पापा को भी। मैं सब समझ रहा हूँ। इधर ये सुनते ही स्वाति कहती है, करण देखो, इस समय ये सब बात करने का नहीं है। अभी हमें जल्द से जल्द लक्ष्य को ढूंढना होगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं लक्ष्य को ढूंढ सकूं, बट आई फेल। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता चला है कि लक्ष्य अभी जिंदा है और वो लंदन में ही है। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन कहते हुए ही अब स्वाति फिर से खामोश हो जाती है। इधर स्वाति को इस तरह से खामोश देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, लेकिन क्या स्वाति, देखो कुछ भी मत छुपाओ, पूरी बात बताओ। ये सुनते ही स्वाति मल्होत्रा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन मुझे उसकी लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं इस बार लक्ष्य को कहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, जो मैं उस तक पहुँच ही नहीं पा रही। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम चिंता मत करो स्वाति, अपने लोगों को कहो वो लक्ष्य को ढूंढ निकालेंगे। एनीवे, मैं अपने लोगों को कहता हूँ। इस बात पर अब स्वाति कहती है, हाँ हम अपने लोगों को इस काम में लगा सकते हैं। और हाँ करण, मैं अभी के लिए इंडिया जा रही हूँ। वो क्या है ना कि अनिका अकेले ही रोहित को ढूंढने में लगी है, क्योंकि अब तक रोहित का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर स्वाति की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया को थोड़ा सा भी अजीब लगता है कि आखिर रोहित को क्या हुआ, और वो भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं, अनिका रोहित को ढूंढ रही है। इसका क्या मतलब है स्वाति? मैं कुछ समझा नहीं। कहाँ गया है रोहित जो अनिका को उसे ढूंढना पड़ रहा है? अरे अभी तो मनाली की प्रॉब्लम सोल्व हुई थी ना, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या वो लोग दिल्ली नहीं गए हैं क्या? क्योंकि मनाली में तो अब सब कुछ ठीक हो गया है, जैसा मेरे सुनने में आया है। मुझे तो यही लग रहा था कि अब तक तो वो लोग दिल्ली भी पहुंच चुके होंगे। करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण देखो वो। अब स्वाति फिर से यहाँ स्वाति अब कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर अब धनंजय पीरामल आ जाते हैं। जैसे ही धनंजय वहाँ पर आते हैं तो वो स्वाति अब धनंजय की तरफ देखती और अपनी बात को अब इधर अधूरा छोड़ देती है। और इधर जैसे ही धनंजय आता है तो अब धनंजय करण को देखकर कहते हैं, अच्छा हुआ करण कि तू यहाँ पर आ गया। मैं कब से बस तेरा ही इंतजार कर रहा था। इधर धनंजय की आवाज़ को सुनकर अब स्वाति कहती है, हाँ तो आप दोनों दोस्त बातें कीजिए। वो क्या है ना कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे अभी इंडिया में कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं अभी के लिए निकलती हूँ। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, स्वाति क्या तुम्हें भी अपना सम्मान समारोह आयोजित करवाना है?
सच कहूँ अनिका और उसकी टीम की सक्सेस देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर धनंजय अभी स्वाति को एक हंसी मजाक में एक टोंट देते हुए ये सब कहते हैं, क्योंकि धनंजय को पता चल गया था कि अनिका और उसकी टीम को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसलिए वो, क्योंकि स्वाति भी इस मिशन में उनके साथ थी, तो इसलिए वो स्वाति को ये सब कहते हैं। इधर धनंजय की इस बात को सुनने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं नहीं धनंजय, मुझे इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन मैं सच कहूँ तो मुझे भी अनिका के लिए बहुत ही खुशी है। मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है अनिका की सक्सेस को देखकर। मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब तक स्वाति की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, लेकिन वो अब यहाँ पर करण ने इतना ही कहा था कि तभी स्वाति अब उन्हें धनंजय के सामने कुछ भी बोलने से मना कर देती है, क्योंकि स्वाति अपनी बात को आगे कंटिन्यू करती। लेकिन उसी वक्त धनंजय आ गए थे और स्वाति बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो धनंजय के सामने कुछ भी कहे या किसी भी वजह से धनंजय उनके लिए परेशान हो। इधर स्वाति ने जैसे ही करण को चुप रहने के लिए कहा तो स्वाति के इशारे को समझकर अब करण गुलेरिया भी वहीं पर ही खामोश हो जाते हैं और वो अब यहाँ पर धनंजय के साथ स्वाति को चौपर तक छोड़ने के लिए आते हैं। हालांकि करण उससे ये बात जरूर पूछना चाहते थे, लेकिन करण गुलेरिया ने भी सोचा कि वो ये बात स्वाति से बाद में भी पूछ सकते हैं। और इधर धनंजय जैसे ही स्वाति यहाँ पर चौपर तक आती है तो वो स्वाति से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चीफ सिक्योरिटी गार्ड को भी भेज रहा हूँ स्वाति, फॉर योर प्रोटेक्शन, क्योंकि इस समय हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। धनंजय की इस बात को सुनकर अब स्वाति कहती है, नहीं नहीं धनंजय, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा वहाँ से जाने लगती है और वो यहाँ पर अब अपने चौपर में जाकर बैठ जाती है और इधर चौपर अब आसमान में उड़ने लगता है। इधर स्वाति के जाने के बाद अब करण गुलेरिया धनंजय से कहते हैं, क्या हुआ है धनंजय, तूने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? जिस तरह से तुम मुझसे फ़ोन पर बात कर रहे थे, ऐसा जान पड़ रहा था जैसे बहुत ही ज़रूरी बात हो गई है। इसलिए अब बताओ मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देख करण, मैंने पहले भी कहा था ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए यहाँ पर नहीं, अभी चल मेरे रूम में चलते हैं और मेरे रूम में चलकर ही हम बात करते हैं। और धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, चलो तो फिर तुम्हारे रूम में ही चलते हैं। इधर आगे धनंजय चल रहे थे तो उसके साथ पीछे करण चल रहे थे। इधर वो दोनों भी यहाँ पर धनंजय के रूम की तरफ जाने लगते हैं तो वहीं करण गुलेरिया भी अब उनके साथ जा रहे थे। कुछ देर के बाद जैसे ही वो दोनों अब रूम में आते हैं तो धनंजय पीरामल वहाँ पर आने के बाद अब दरवाजे को बंद कर देता है और अब उसके बाद वो करण गुलेरिया से कहता है, करण तुम्हें ब्लैक पैलेस के बारे में तो सुना ही होगा ना? अब जैसे ही धनंजय ने फिर से यहाँ पर ब्लैक पैलेस का नाम लिया, ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ब्लैक पैलेस, जिसे आम भाषा में मौत की खाई भी बोलते हैं ना धनंजय, तुम क्या उसी के बारे में बात कर रहे हो? लेकिन धनंजय, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? देखो, मुझे साफ साफ बताओ, आखिर तुम उस जगह के बारे में क्यों बात कर रहे हो? देखो, मैंने उस जगह के बारे में सुना है कि जो भी वहाँ पर जाता है वो कभी भी जिंदा लौट कर वापस नहीं आया है। यहाँ तक कि खुद किंग भी वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो तुम्हारे जहन में वहाँ ये बात कैसे आई? तुम उस पैलेस के बारे में क्या जानना चाहते हो? क्योंकि आज तक उस पैलेस के बारे में मैंने जो भी कुछ सुना है वो ठीक तो नहीं सुना। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, समझ में नहीं आता है करण कि उसे क्या कहूँ मैं, मेरा कजन या फिर राजमहल का दुश्मन? क्योंकि कहने के लिए तो सूर्य मेरा कजन है, लेकिन अगर सीधे उसके कर्मों को देखा जाए तो वो राजमहल का सबसे बड़ा दुश्मन है। बस अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब बहुत हो गया है उसका ये खेल। उसने अब सच कहूँ तो सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। वो मेरी समझ से बाहर है। इसलिए अब मैं उस सूर्य को पूरे साम्राज्य की ही उस सूर्य को उसके पूरे साम्राज्य के साथ ही खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी।
धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देख देख भाई, तू मैं जानता हूँ कि तू अभी गुस्से में ये सब कुछ कह रहा है, इसलिए ठंडे दिमाग से सोच। मेरी माँ तो थोड़ा सा सब्र से काम ले और ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि कई बार गुस्से में लिया हुआ फैसला बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस समय तुम गुस्से में हो, हम थोड़ी देर बाद में इस बारे में बात करते हैं। देख वहाँ पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठंडे दिमाग से कैसे काम लूं करण? हाँ, वो सूर्य बिना कुछ सोचे समझे ही राजमहल के ऊपर अटैक कर देता है। बस अब बहुत हो गया। अरे उसने अभी भी कुछ समय पहले राजमहल के ऊपर अटैक किया था। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब उस सूर्यकांत करना मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने गुस्से में ही अपने ड्रॉर से अब कुछ रिवॉल्वर को निकाल कर बाहर रख देते हैं। तो वहीं अब वो अपने दोस्त को ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, धनंजय देख, तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो तूने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया हो। देख मैं तो तुझे अभी भी यही कहूँगा कि अभी भी समय है, ठंडे दिमाग से सोच ले, क्योंकि तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुझे बस यहाँ पर मेरे आने का वैसे ही इंतजार था। तू सब तो पहले से ही प्लान करके बैठा हुआ है कि तुझे क्या करना है। लेकिन अगर तूने प्लान कर लिया है तो ठीक है फिर, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी दोस्ती को ही चुनूंगा, क्योंकि जहाँ मेरा दोस्त जाएगा वहाँ मैं भी जाऊँगा। इसलिए तू वहाँ पर अकेला नहीं जाएगा, अब मैं भी तेरे साथ चलूँगा। करण की ये बात और ये कहते हुए ही करण गुलेरिया ने भी अब कुछ रिवॉल्वर को अब अपने पास अपनी पॉकेट में रख लेता है, उन्हें यहाँ पर अपने कपड़ों में छुपा लेता है। तो इधर धनंजय भी अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हालांकि करण यहाँ पर धनंजय को समझा सकता था, हालांकि उसने कोशिश भी की थी, लेकिन धनंजय तो पहले से ही अपना प्लान बनाए हुए था। इसलिए करण ने यहाँ पर अपने दोस्त को ना समझाकर यहाँ पर उसकी दोस्ती को चुना। और इधर वो दोनों अब यहाँ पर राजमहल से ब्लैक पैलेस की तरफ ही जाने लगते हैं। इधर करण गुलेरिया को इस तरह से फिर से अपने इन ख्यालों में खोया हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या बात है करण, कहाँ खो गए हो तुम? बताओ ना मुझे उस ब्लैक पैलेस के बारे में। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इधर स्वाति की इस बात जैसे ही करण के कानों में गई तो करण अब यहाँ पर अपने सेंस में आते हैं और अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर सच में कसम खा रखी है क्या स्वाति मुझे परेशान करने की? हाँ, जब देखो कभी तुम्हारा वो भाई। देखो स्वाति, ये ब्लैक पैलेस की जिद छोड़ दो। उस समय काश धनंजय भी मेरी बात को मानता। अरे वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर हम सभी कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारी कोई भी ताकत हमारे किसी भी काम की नहीं। हमारी सारी की सारी ताकतें धरी की धरी रह जाती हैं। हम वहाँ जाकर पूरी तरह से निहत्थे कमज़ोर हो जाते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा वहाँ पर क्या है, क्योंकि वहाँ पर बजने वाले म्यूजिक की वजह से ही वहाँ पर सब कुछ सुन हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वहाँ पर उस ब्लैक पैलेस में वो म्यूजिक बजता है तो उसकी वजह से उड़ रहे सभी पंछी और वहाँ पर पशु और इवन इंसान वो सब वहाँ पर अपनी सुध बुध खो देते हैं। क्योंकि वहाँ पर वहाँ फिर सभी पशु और पंछी वो भी उस ब्लैक पैलेस को ही प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। उसकी धुन में ही कुछ ऐसा असर है। यहाँ तक अगर हम किसी पक्षी को कोई खबर निकलवाने के लिए भी वहाँ पर भेजेंगे ना स्वाति, तो वो पंछी भी जब उस धुन को सुनेगा तो उस धुन के सम्मोहन में वो पंछी भी आ जाएगा और वो हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। करण की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब सोचने पर मजबूर हो जाती है और अब वो यहाँ पर अपने मन में कहती है, ओह तो यही वजह है कि किंग को मुझे अवेयर करने की। आखिर कौन हो सकता है जो उस ब्लैक पैलेस में इंटर कर सकता है? और शायद यही वजह है कि आज तक मेरा गरुड़ भी वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया। लेकिन ऐसा कौन है? देखो कोई ना कोई तो होगा जो वहाँ पर जा सकता है। इधर कुछ देर तक सोचने के बाद अब स्वाति के दिमाग में
अब फिर से एक बात आती है, जब अनिका भी एक बार धुन के सम्मोहन में गई थी तो बस उस समय एक रोहित ही था जिसके ऊपर उस समय उस धुन का कोई भी असर नहीं हुआ था। इसलिए होना हो जरूर क्योंकि जब रोहित के ऊपर उस धुन का कोई भी असर नहीं हुआ तो हो सकता है इस बार भी रोहित के ऊपर इस धुन का कोई भी असर ना हो। हाँ बिल्कुल सही सोच रही हो स्वाति। अब शायद रोहित ही वहाँ पर जा सकता है, लेकिन रोहित कहाँ हो तुम? बस एक बार मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए रोहित, तो फिर देखना कि ये स्वाति मल्होत्रा उस ब्लैक पैलेस में क्या तबाही लेकर आती है। अरे मेरे भाई के साथ वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना, मैं उस सर जी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे भाई के ऊपर आए हुए हर एक जख्म का मैं उन लोगों से बदला लूंगी। इसलिए रोहित जल्द से जल्द आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देख स्वाति, अभी भी समय है। उस समय भी मैंने धनंजय को समझाया था, लेकिन उस समय धनंजय भी मेरी किसी भी बात को नहीं माना। इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो। वहाँ जाने की जिद अभी के लिए छोड़ दो। वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इधर करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण देख, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, मुझे रोकने से अच्छा होगा कि तुम अपना दिमाग जया की बातों पर लगाओ। स्वाति की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर करण को याद आता है कि स्वाति ने उससे कहा था कि जया ने उसे कहा है कि वो उसके किसी अपने को उसके सामने पेश करेंगे। तो अब यहाँ पर अब करण गुलेरिया अचानक से कहते हैं, अच्छा ठीक है स्वाति, मैंने सोच लिया। तुम्हारी बेटी के सामने अनिका को कमजोर, अगर तुम अनिका को कमजोर करना चाहोगी तो तुम अपने दिमाग से सोचो कि तुम उसके सामने किसे फाइट करने के लिए आगे भेजोगी। करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, किसी को भी नहीं करण, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो खुद रोहित के ऊपर भी खतरनाक दाव चलने से भी पीछे नहीं हटती है, तो उसके सामने मैं किसे ही भेजूंगी। करण स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो स्वाति, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमें दुश्मनों की तरह सोचना होगा कि आखिर वो कौन अपना है जिसे वो अनिका के सामने भेज रहे हैं। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ करण, ये सच है। अब चलो पहले अक्षय वर्मा को कुछ खाने के लिए दे देते हैं। और इधर ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो तुम्हें जाना है तो जाओ स्वाति, मुझे उसे कुछ भी मैं उसे कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। और ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो करण, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने आयशा की आंखों में जो प्यार धनंजय के लिए देखा है। अब यहाँ पर स्वाति ने इतना ही कहा था कि तभी करण गुलेरिया अब यहाँ पर कहते हैं, जो प्यार तुमने आयशा की आंखों में धनंजय के लिए देखा है, वही प्यार मैंने अक्षय के लिए भी देखा है स्वाति।